अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग और आपकी फैमिलीज वगैरह ठीक होंगे। आज हम वीक 13 का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और इस लेक्चर के कंटेंट्स 3 बुक्स से लिए गए हैं। एक तो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 11 से और ओपनहाइम के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग के चैप्टर नंबर 4 से और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच बाय मित्रा के चैप्टर नंबर 10 से। और इसके अलावा जो है वो इंटरनेट से भी मैंने मेरे ख्याल है पूरा कुछ लिया है। लेकिन ये कि मैंने तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट किया हुआ है। आप चाहें तो इन बुक्स से जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट शुड बी इनफ, क्योंकि नोटेशंस का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो इट मे कंफ्यूज यू। मगर इस लेक्चर में ज़ाहिर है मैंने सेम नोटेशंस यूज़ किए हैं थ्रू आउट। अनाउंसमेंट एक तो ये कि आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो मैंने अपलोड की है कुछ दिनों पहले, आप सबको होपफुली मिल गई होंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ड्यू डेट इसकी जून 18 है, 2 वीक्स के बाद अपलोडिंग डेट से। और ये सिर्फ सैम्पलिंग और उससे रेलिवेंट असाइनमेंट है, तो पिछले लेक्चर्स और जो आज का लेक्चर आप देखेंगे इसके बाद यू शुड बी एबल टू डू दैट कम्प्लीटली। एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोग आपका मिड लेंगे, विच विल बी टेक होम मिड, और मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट मिड ऑफ जुलाई में होगा। इसमें चैप्टर्स नंबर 3rd, 4th और 5th जो आपकी प्रोइकस की बुक के हैं वो और उससे रेलिवेंट जो भी लेक्चर्स आप लोगों के हैं वो उसमें शामिल होंगे। डिटेल्स जो है वो मेरा ख्याल 1-2 दिनों में फाइनलाइज मैं कर दूंगी मैडम आमना से डिस्कस करने के बाद। लेकिन यू शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर उसके लेक्चर्स और असाइनमेंट्स और जो चीज़ें भी आप लोगों ने इन चैप्टर्स की हैं। रीज़न जो है वो मिड का ये है कि आपके पास फाइनल जो है उसकी थोड़ी सी वेटेज हम कम कर सकें, अदरवाइज इट विल बी टू रिस्की फॉर यू के सारी वेटेज फाइनल पे होगी। ओके, लेट्स कम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था, और उसके अलावा वी विल कंप्लीट डिजिटल अप सैम्पलिंग जो कि हम लास्ट टाइम कर रहे थे, और वी विल टॉक अबाउट डिजिटल डाउन सैम्पलिंग। रिकैप में ये जो फिगर है बेसिकली ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे दोबारा से डाली है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ विच विल बी यूजिंग इन दिस लेक्चर और मे बी नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। एक तो ये कि ये जो आपका फिगर है जिसमें ये पूरे का पूरा एनालॉग सिस्टम है शो हुआ बाय यूजिंग डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग और डिजिटल टाइम प्रोसेसिंग, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे दोनों A to D और D to A दोनों में f of s फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है सैम्पलिंग की, मगर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं उसमें सेम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही हो। यू कैन हैव f of s1 एंड f of s2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और ये चीज़ आपको असाइनमेंट में भी नज़र आएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इस फिगर से जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है टाइम में और उसका हमारे पास दिस इज़ द कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब हम उसको सैम्पल करते हैं तो सैम्पलिंग में क्या हो रही होती है, सैम्पलिंग इन टाइम डोमेन एक्चुअली इज रिजल्टिंग इन रेप्लिकेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इन फोरियर डोमेन इन डिस्क्रीट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस टाइम का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट टाइम में जाके रिपीट हो जाता है अगर हमने सैम्पलिंग की है उस सिग्नल की। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों की जो मोस्टली मैंने अभी तक फिगर्स वगैरह यूज़ किए हैं वो उसमें एक्सेस हम f ले रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज x ऑफ f, और अगर इसमें x a नहीं है इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली फॉर डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट सैंपल जो सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम है।
अब इस केस में हम सारी फ्रीक्वेंसीज को fs की टर्म में करते हैं, बट आगे जो मोस्टली मैं प्लॉट करूँगी वो ओमेगा को लेकर करूँगी। रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ओमेगा इज दिस थिंग, इट मीन्स कि अगर मैं ओमेगा में करती हूँ तो जो चेंजेस आएंगी वो क्या हो जाएंगी, लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर, कि अगर हम ओमेगा एक्सेस कर देते हैं तो एवरीथिंग शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय एफ ऑफ एस। तो इसका क्या मतलब है कि दिस विल बिकम 2 पाई, एफ ऑफ एस बाई 2 विल बिकम पाई, जीरो विल बी जीरो। और अगर बैंडविड्थ जो है यहाँ पर इट वाज बी, अगर टू स्टार्ट विद अगर ये बी थी, तो जब हम ओमेगा एक्सेस में जाते हैं तो इट विल बिकम 2 पाई बी divided by f of s. Okay, and another thing is कि most of the time जो हमारे पास सैम्पलिंग के बाद एक और जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो क्या है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एस, या 1 ओवर टी आपको अक्सर फिगर्स में नज़र आएगा। एफ ऑफ एस लिखें 1 ओवर टी लिखें, इट इज़ ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो ये एफ में हमने प्लॉट किया है, ओमेगा में प्लॉट किया, डजंट मैटर। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से कंटिन्यूस टाइम में लेके आना चाहते हैं तो व्हाट डू वी डू, हमने देखा था कि वी अप्लाई अ फिल्टर। ठीक है, अगर आप एफ एक्सिस यूज कर रहे हैं तो इस केस में फिल्टर जो था दिस इज फ्रॉम माइनस एफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू तक का फिल्टर है। लो पास फिल्टर है बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी जीरो के अराउंड होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम ये है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एफ एक्सिस, अगर हम ओमेगा एक्सिस की बात करें तो दिस इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, और ये तो लो पास फिल्टर का कट ऑफ है, और जो गेन है इस फिल्टर का दैट इज इक्वल टू टी बिकॉज वी वांट टू कैंसिल दिस टी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम बार बार यूज करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट टाइम जो हमने किया था वी वर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन, और सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन बेसिकली इज फॉर चेंजिंग द सैम्पलिंग रेट ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, उसको हमने सैम्पल कर लिया, और अब हम जिस फ्रिक्वेंसी पे सैम्पल कर चुके हैं उससे कम फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। और इसके लिए जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि द बेटर अप्रोच इज कि हम डिस्क्रीट या डिजिटल डोमेन में ही रह के काम करें, यानी ये जो सेकंड वाली अप्रोच है दिस इज द बेटर वन, और इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट टाइम जो है वो एक चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी विच वाज अप सैम्पलिंग, विच इज एक्चुअली increase in the sampling rate. So in upsampling what we are doing, we are increasing the rate, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम इंक्रीज कर रहे हैं, सैम्पलिंग टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो नई चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब आप सैम्पलिंग कर लेते हैं विच मीन्स के वी आर एडिंग नंबर ऑफ, ओके लेट मी जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, 0 है, 1 के ऊपर 1 है, एंड लेट्स सपोज कि 2 के ऊपर ये -2 है, और I am upsampling by 2. This is, let's suppose that this is x of n. x of 2n क्या हो जाएगा? This will be equal to 0 के ऊपर whatever was there. 1 जो है वो 2 पर हो जाएगा, चला जाएगा, and 2 will be 4. और हमने ये कहा था कि zeros will be added in between. तो सैम्पलिंग रेट अब देखें, नंबर ऑफ सैम्पल्स यहाँ पे डबल हो गए हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे पास पहले थे। तो इट मीन्स के जो सैम्पलिंग टाइम है हमने डबल सैंपल्स ले लिए हैं, तो इट बिकम्स हाफ और वट एवर वो सैम्पलिंग टाइम, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चीज़ ज़ाहिर है वो डबल हो जाएगी। अदर थिंग जो कि हम अप सैम्पलिंग के लिए इंटरपोलेशन का वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, आपको कुछ बुक्स में इंटरपोलेशन का वर्ड नजर आएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम ये जो पूरी की पूरी बात कर रहे हैं सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्नल्स जो कि पहले सैम्पल हुए थे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिग्नल ये x ऑफ n है
this is actually equal to XA of NT. मतलब this is not something जो कि discrete in nature है, बल्कि this is something that we got from after after sampling some continuous time signal. For example, यहाँ पे जो signal side could have been something like this कि आपके पास जो ये था, तो अगर मैं sampling rate increase कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास यही signal है, लेकिन मैं इसमें number of samples ज़्यादा ले रही हूँ. ठीक है कि आपके पास signal is still the same, लेकिन हम जो नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा ले रहे हैं. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे जो लगाया है वो फिलहाल जीरोस ऐड किए हुए हैं. वी विल सी कि ये जीरोस जो दोबारा से कैसे इंटरपोलेट हो जाते हैं. बट द थिंग इज कि आपको जो यानी इस स्टेप से पहले देयर वाज अनदर स्टेप जिसमें सैम्पलिंग हुई थी, और जो हमारे पास इंटरपोलेशन का स्टेप है या सैम्पलिंग का स्टेप है, इसके बाद देयर विल बी स्टेप जिसमें D2A कन्वर्जन हो रही होगी इफ यू वांट टू गो टू analog domain again. Okay, this is actually something जो कि मैंने पिछले उस पे कर दी है कि अगर आप sampling by 2 करते हैं तो how is the signal affected. जहाँ पे हमने लेक्चर छोड़ा था that was sampling in frequency domain. और जो चीज़ हमने एक्चुअली देखी थी वो ये कि एट द एंड अगर मैं z of n रख रही हूँ, इफ आई एम सेइंग कि जो सैंपल सिग्नल है दैट इज z of n, तो हमने ये देखा था कि इसका स्पेक्ट्रम जो है दिस बिकम्स x ऑफ ओमेगा l, विच मीन्स के जो स्पेक्ट्रम है इट विल बी, बिकॉज l क्या है, l इज एक्चुअली इंटीजर, सो इट विल बी एक्चुअली कंप्रेस्ड. एक्सेस जो है वो आपका श्रिंक हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ l. सो लेट मी मेक सम फिगर्स, और जिससे जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द होल प्रोसेस ऑफ अपसैम्पलिंग. तो लेट मी स्टार्ट. अच्छा, अपसैम्पलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. तो वी हैड समथिंग लाइक दिस माइनस बी से बी तक, और ये हमने एक्स ए ऑफ एफ कहा था. ओके, फिर हम चले गए डिस्क्रीट में या डिजिटल में. अगर क्वांटाइजेशन वगैरह हमने सारी कर ली है तो डिजिटल में. बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, मैं सिर्फ 3 स्पेक्ट्रम बनाऊंगी, मगर जाहिर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहे होते हैं. सो वी हैव 1 over t, let's suppose के sampling by t. सेकेंड जो है ओमेगा एक्सिस में बना रही हूँ, so it will be minus 2 by b over f of s. Sorry, this is plus and this is minus 2 by b over f of s. और उसके अलावा जो कॉपीज बन रही हैं वो 2 पाई पे बन रही है, माइनस 2 पाई पे, एंड सो 4 पाई 2 पाई के मल्टीपल पे कॉपीज बन रही होंगी. ओके, दिस इज x of f, sorry, x of omega. Now I want to plot x of 2 omega. Okay, so what I am assuming is k l is 2. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि आई एम गेटिंग द सेम थिंग, लेकिन एक्सेस इज डिवाइडेड बाय l और 2 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स कि मेरे पास जो ये स्पेक्ट्रम है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे 1 by t ही है, but here I will have minus 2 by b over 2f of s. This is 2 by b over 2f of s. और ये जो 2 pi पे था it will go on 2 pi by 2, which means ये यहाँ कहीं आ जाएगा 2 pi by 2 पे and minus 2 pi by 2 पे, and then the next will be जो 4 pi पे था it will be 4 pi by 2 पर minus 4 pi by 2 पर. Okay,
नाउ व्हाट इज द इशू? अब आपको पता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके, तो डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम है। अब मैं एनालॉग में अगर जाना चाहती हूँ तो एनालॉग के लिए हम क्या करते थे, वी एक्चुअली हैड समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास माइनस पाई से पाई तक एच ऑफ जो भी हमारे पास सिग्नल है, जिसको या इसको हमने एक्चुअली जी ऑफ ए ओमेगा से रिप्रेजेंट किया हुआ आपके पिछले लेक्चर्स में, सो लेट्स जस्ट कीप इट दिस। तो इसको हम जी ऑफ ए एफ या ओमेगा जो भी हम कहना चाहें कह दें, और इसका जो गेन था वो टी था। अब अगर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि दिस विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, बट अब हमारे पास क्या है, मुझे सिर्फ ये सेंटर वाली कॉपी चाहिए, बिकॉज अब तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, हमारे पास, हाँ जी, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इसका मतलब ये श्रिंक हो गया है, तो ये वाली कॉपी चाहिए, विच मीन्स कि अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड समथिंग, यानी माइनस पाई से पाई की बजाय माइनस पाई बाय एल से पाई बाय एल तक स्पेक्ट्रम चाहिए, बिकॉज जो पाई था इट विल गो ऑन पाई बाय एल। लेकिन एनालॉग में तो दिस इज समथिंग स्टैंडर्ड जो कि इसका, और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये भी चाहिए, और उसके बाद यानी जो डिस्क्रीट में है, आई वांट टू रिमूव दीज माइनस पाई पाई से भी जो है, आई जस्ट वांट टू कीप द कॉपीज जो कि 0 पे हैं, 2 पाई पे हैं, माइनस 2 पाई पे हैं, सो दैट जब मैं ये वाला फिल्टर लगाऊं तो मुझे सेंटर वाली ही कॉपी मिल रही है, क्योंकि एनालॉग में तो मैंने यही वाला लगाना है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि ये डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट है, दिस इज द डिस्क्रीट टाइम, दिस इज आल्सो डिस्क्रीट टाइम। अब कंटिन्यूस में जाने के लिए यू विल ऑलवेज यूज द सेम फिल्टर, लेकिन डिस्क्रीट टाइम अगर आप कंटिन्यूस टाइम का ये फिल्टर यूज करते हैं तो ये आपको एलियस्ट सिग्नल मिल रहा होगा, विच यू डोंट रिक्वायर। So what you want to do is you want to remove this thing. So what should we do? In this case, what we do is we actually apply a digital filter, ठीक है, और वो डिजिटल फिल्टर क्या होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि माइनस पाई बाय एल से पाई बाय एल तक को रखे, ठीक है, लेकिन बिकॉज दैट इज, लेट मी जस्ट राइट इट एज एच ऑफ ओमेगा, क्योंकि ये डिजिटल फिल्टर है तो इसकी कॉपीज भी होंगी 2 पाई पे, माइनस 2 पाई पे, एंड सो एंड सो। अनदर थिंग इज कि अब मेरे पास एक्सेस क्या हो गया है, जो टी है वो, अब मेरे पास जो नया टाइम पीरियड आ रहा है, मैं इसको अगर टी प्राइम कहती हूँ तो दिस इज एक्चुअली टी ओवर एल, विच मीन्स के ये जो इसका गेन है इट शुड ऑल्सो बी 1 ओवर टी के बजाय 1 ओवर टी प्राइम होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये जो चीज है, दिस इंस्टेड ऑफ टी इट वुड बी टी प्राइम, बिकॉज नई स्केलिंग के हिसाब से ना, जो नया आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इट इज एज इफ हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। तो इन दिस केस मैं यहाँ पे जो इसका गेन है, आई विल मेक इट जी एल, ओके, सो बिकॉज हाँ जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल ओवर टी और 1 ओवर एफ ऑफ एस, सॉरी एफ ऑफ एस के इक्वल हो जाएगा फॉर न्यू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। जब हम ये अप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल वी गेट, अब हमारे पास जो होंगी ये कॉपीज आएंगी फिल्टर अप्लाई करने के बाद, तो which will have, this will be equal to L by T, which is actually equal to 1 over T prime, और
ये 0 पे हो जाएगा, ये 2 पाई पर है, ये -2 पाई पर है, और दिस इज -4 पाई b by f of s. This is 4 pi b, sorry, hold on, this is not. हो रहा है इसका, तो so this would be actually 2 pi -2 pi b by 2 f of s, and this is 2 pi b by 2 f of s हो जाएगा. And then ये हमारे पास discrete time में आ जाएगा. And so this is actually, अब मेरे पास this was x of omega, this was x of 2 omega, जिसको मैं z of omega कह सकती हूँ. ठीक है, this is h of omega, और इसको let me just call it x of interpolated omega. So my x of interpolated omega is actually equal to z of omega multiplied by h of omega. ठीक है, रिमेंबर कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है दिस इज इन डिस्क्रीट डोमेन. और अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से कंटिन्यूस टाइम में जाना चाहूँ, देन व्हाट शुड आई डू? कंटिन्यूस टाइम में मैं इसी के ऊपर आई कैन अप्लाई अ फिल्टर -पाई से पाई विद अ गेन t प्राइम, और मुझे दोबारा से वही y a of t मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली x a of n t by l. Okay. वन मोर थिंग जिसको मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि अब हमने ये देखा है कि फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिससे हमें वो मिल रहा है फाइनल आउटपुट. सो व्हाट इज हैपनिंग इन टाइम? अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन हो या फोरियर में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इन टाइम दिस इज इक्विवेलेंट टू convolution. So what actually happens in this case कि जो टाइम में मेरे पास, जो अगर आपको याद, हमने लास्ट उसमें बनाया था, ये हमारे पास 0 है, 1 पे था और 2 पे था, ये दिस वाज x of n, और इसको अगर हमने x of 2n किया था तो यहाँ पे 0 आ गया था. ठीक है, हमने zeros इंटरपोलेशन में ऐड किए थे. there was a 0 here. 2 पे बेसिकली ये वाला जो सैंपल है वो 2 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, और 2 वाला 4 पे चला जाएगा. ये 4 पे है और ये 2 पर होगा, और यहाँ पे zeros आ रहे हैं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे. सो जब हम ये वाला स्टेप करते हैं, then what actually happens is कि इंटरपोलेशन होती है in discrete time, which means कि यहाँ पर आपके पास सैम्पल्स जो हैं, इंटरपोलेशन उसी तरह से होती है जिस तरह से हमने कंटिन्यूस टाइम में किया था, और ये 0 के बजाय आपके पास सैम्पल्स जो है वो फिल अप हो जाते हैं, which are samples of your original continuous time signal. लेकिन ये जो बीच की जगह है, this is not filled up. तो इसके लिए जो है अगेन आपके पास जो ये कंटिन्यूस टाइम में हमने फिल्टर लगाया हुआ है, उसके थ्रू ये
यानी यहाँ इस स्टेप में आने के बाद जो है वो कंटिन्यूस मूव हो रहा होता है, मगर ये वाला जो स्टेप है इट इज़ एक्चुअली जस्ट फिलिंग दीज जीरोस। ये आपके ओपन आई में फोर्थ चैप्टर में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है लीनियर इंटरपोलेशन के साथ। आई वुड एडवाइस कि आप लोग उसको करके देखें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि टाइम में क्या हो रहा होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग हियर वी विल जस्ट स्टिक विद द फ्रीक्वेंसी। सो ओवरऑल सैम्पलिंग, इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल सैम्पलिंग में जो है वो आप दो स्टेप्स करते हैं। एक तो ये कि जब हमने सैम्पल किया है, ठीक है, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है जब हमने सैम्पल किया है। और दूसरा स्टेप क्या है कि जिसमें हमने फिल्टर लगाया, लो पास फिल्टर। सो ओवरऑल वी हैव दिस adding of samples by L and then application of a low pass filter with gain L and cutoff pi by L। और उसके बाद जो है वो y of n आता है, जिसको अगेन आपने जो है वो d to a से कन्वर्ट d to a से गुजारना है in order to have y of dt। अच्छा, जिस तरह से अप सैम्पलिंग है इसका मतलब है कि डाउन सैम्पलिंग भी होगी, which means कि we can decrease the number of samples in that case। So let's move to the down sampling कि क्या हो रहा होता है इसमें। Again डाउन सैम्पलिंग में जो है we have, ये डाउन सैम्पलर है, y of n आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, y of n is x a of n dt या x of n d, which means कि if I had, let's suppose कि मैं सेम सैम्पलिंग ले रही हूँ, 0 है, 1 है, चलिए let me take few more samples, 2 और 3 है। So let's take this as 0 और ये -1 के लिए कुछ मौजूद है। This is x of n। अगर मैं इसको डाउन सैंपल बाय 2 करती हूँ तो I can put it as, okay, there was a mistake here actually, अब मुझे ख्याल आया कि this will not be x of 2 and this will be x of n by 2 क्योंकि अब सैम्पलिंग हो रही है जो मैंने पीछे करवाया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब डाउन सैम्पलिंग में जो है दिस विल बी x of 2 एंड अगर मैं 2 से कर रही हूँ, विच मीन्स कि जो सिग्नल मेरे पास अब आ रहा है इसमें 0 वाला तो 0 पर ही है जो भी था, 1 वाला ड्रॉप हो जाएगा और आई विल गेट सिग्नल एट 2, देन 3 वाला ड्रॉप हो जाएगा एंड यहाँ से भी। सो आई विल जस्ट हैव दीज टू। ठीक है, इसको करके भी देख लीजिएगा कि लेट्स सपोज कि आप y ऑफ n जो है उसको x ऑफ 2n ले लेते हैं तो y of 0 is x of 0 but y of 1 is x of 2, y of 2 is x of 4। so it means कि जो odd numbers थे वो drop हो रहे हैं। अगर मैंने 2 लिया हुआ है या इन अदर वर्ड्स मेरे पास जो है वो हर डीएच सैंपल जो है वो मैं ले रही हूँ और उससे पहले जो बीच में बिटवीन सैंपल्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डी इज एन इंटीजर क्योंकि ज़ाहिर हम डिस्क्रीट से डिस्क्रीट में जा रहे हैं। एंड डाउन सैम्पलिंग को हम डेस्टिनेशन का वर्ड बेस के लिए यूज़ करते हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज केस में जो आपके पास टाइम पीरियड है इट एक्चुअली इंक्रीजेस। सो टी इस केस में अगर मैं बात करती हूँ तो टी प्राइम अगर न्यू टाइम पीरियड है तो दिस विल बिकम 2 times t। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके, लेट्स, और दिस इज सिंपली वट एवर आई हैव एक्चुअली शोड यू ऑलरेडी कि हमारे पास अगर बाय डी कर रहे हैं तो दिस इज द आउटपुट और इसके एग्जांपल हम टाइम में एक्चुअली देख चुके हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सी व्हाट हैपेंस इन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा होता है कि वी हैव
नंबर ऑफ थिंग्स, ये मैंने यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस की हुई हैं जो कि आपकी बुक में भी हैं और मित्रा की बुक में भी हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस के इश्यूज हैं तो उसकी वजह से ये मैंने खुद यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। सो लेट अस ट्राई टू डू देम वन बाय वन कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस केस में so in order to compute it in frequency domain, I will start with something in time domain and then move to the frequency domain. So first of all, let me just do it step by step. First of all, मैंने क्या किया हुआ है, I am just taking an intermediate function जिसको मैं ये define कर रही हूँ, x of intermediate n. And x of intermediate n जो है, इसको किस तरह मैंने define किया हुआ है? Let's suppose कि मेरे पास x of n मैं plot करके करती हूँ तो it will make the things easier for you to understand. X of n जो है, this is 0, 1, 2 and 3. This is x of n. अब x इंटरमीडिएट n मैंने क्या किया हुआ है, x इंटरमीडिएट को जिस तरह मैंने डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से x इंटरमीडिएट ऑफ 0 is x of 0, x intermediate of 1 is okay, x intermediate of d आएगा मेरे पास एक्चुअली अगला, which is equal to x of d, x intermediate of 2d will be equal to x of 2d, और जो बीच के सैंपल्स थे वो जीरो हो रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग कि अब इस केस में जो है, अगर x इंटरमीडिएट को मैं डिफाइन करती हूँ, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ये आ रहा है, लेट्स सपोज कि d को मैंने 2 लिया हुआ, ये आएगा, और इसका 2 जो है वो वही 2 होगा जो कि x ऑफ इंटरमीडिएट 2 विल बी x ऑफ 2, लेकिन जो वो 1 है इसके ऊपर एक 0 आ जाएगा. सिमिलरली 3 पे भी 0 आ जाएगा. तो दिस इज सिमिलर टू, दिस इज नॉट एग्जैक्टली डेसिमेशन. इसमें सिर्फ क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो सारे नंबर ऑफ सैंपल सेम ही रह रहे हैं. ये 0 है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वही सैंपल्स उठा रहे हैं जो कि हमने डेसिमेशन के बाद उठाने, और बाकियों को हम 0 कर रहे हैं. अब अगर हम मैं यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहती हूँ तो क्या लॉजिक नज़र आ रही है कि मैंने जितने भी सैंपल्स बीच में थे, यानी मैंने 0 उठाया, फिर डी 0 वाला उठाया, डी वाला उठाया, अगर मेरे पास फोर्थ होता तो मैं फोर्थ वाला भी उठा लेती, और जो बीच में इन बिटवीन है इनको मैंने 0 कर दिया है. सो इसका मतलब है कि अगर मैं इस x ऑफ n को मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक ऐसे सिग्नल से जो कि हर d के ऊपर 1 है और बाकी जगहों पे 0 है, बेस्ड अपॉन के सिग्नल की लेंथ ऐसे. अब ये नहीं है कि हर डी के ऊपर आपका इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ज़ाहिर सिग्नल अगर ख़त्म हो गया तो इट इज़ 0 एवरीवेयर एल्स. तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि वी है आई हैव अ 0 हियर, ये 0 के ऊपर 1 है, 0 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, एंड देन इट इज़ 0. तो जब मैं इसको x ऑफ n से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट मी जस्ट कॉल इट c ऑफ n. अगर मैं c of n को x of n से मल्टीप्लाई करूं, then I get x intermediate of n, which is something जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ. So this is actually, let me highlight it. Okay. You will be clear about कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं. अच्छा, another thing important thing is कि ये तो इसका अच्छा, so this means कि मेरे पास जो c of n है this is equal to this thing, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, these are actually deltas. अगर आप देखें कि these are actually c of n is actually deltas at the multiple of d.
k of d, ठीक है, और वेयर d इज आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो आप डेल्टास को सम कर रहे हैं शिफ्टेड बाय d पे, तो उस पर आपको ये वाला सीक्वेंस मिल रहा है. Another way of writing this sequence is this also, this exponential जो हमने नीचे लिखा हुआ है c of n. Why? Because अब देखें इसमें दो चीज़ें हैं. So what we actually are saying is कि जब ये multiple of d है तो इसको 1 होना चाहिए, ये सारे 1s हैं, और जब multiple of d नहीं है तो इसको 0 होना चाहिए. अब यहाँ पर ये मैंने derive किया हुआ है, and this is not something difficult to see. अगर फर्ज करें कि मैं n की जगह l of d लगा देती हूँ, तो we can see कि ये जो है this becomes actually, ये d और d कैंसिल हो जाएंगे, so this is e raised to the power 2 pi times some integer का exponential हो जाएगा, which is 1. हम बहुत दफ़ा क्लास में कर चुके हैं. So this whole thing will become d over d, which is 1. इसको दोबारा आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो you can always ask me. और अगर ये एल डी के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला समेशन का फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है, which is will become this thing. अब इसमें ये देखिए डिनोमिनेटर जो है दिस इंटीग्रल जो है, ये डिनोमिनेटर में जो मेरे पास इंटीग्रल आ रहा है e raised to the power 2 pi j k n by d, it will not be equal to 1. Why? Because n और d दोनों के दोनों इंटीजर्स है, तो n by d जो है इट विल बी अ फ्रैक्शन विच कैन बी नॉन इंटीजर. तो नॉन इंटीजर के केस में जो है दिस एक्सपोनेंशियल इज नॉट इक्वल टू 1. तो इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो इट विल नॉट बी इक्वल टू, दिस होल थिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन जो न्यूमरेटर है इट विल बी इक्वल टू 0. So in this case this whole c of n will come out to be 0, or in other words ये अगर मैं c of n लिखती हूँ, this is same as this c of n. So so because we know that x intermediate of n is c of n into x of n, तो यहाँ से अगर मैं c of n की ये वैल्यू लगा देती हूँ तो I get this thing. Okay, so let's see what is happening in the next slide. Now have reached into this expression, and remember कि हमारे पास ये कैसे कहाँ से आ रहा था. Let me make it again. कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास c of x of इंटीजर n कैसे आ रहा है, कि जो भी x है मेरे पास 0 1 2 3 यही है, लेकिन यहाँ पर zeros आ गए हैं. This is x integer of intermediate of n for d equal to 2, and this is x of n. Okay, now let's move to the Fourier domain और spectrum हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो DTFT का सिंपल मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ. y of omega will be equal to, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, y of omega is equal to summation n from minus infinity to infinity y of n e minus j omega n. This is DTFT of y of n. y of n की जगह मैंने x of dn लगा दिया because y of n is equal to x of dn. अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रिप्लेसिंग d of n by some n prime. So what does it mean कि मेरे पास, अब देखें दिस d of n का क्या मतलब था कि x of dn, अगर मैं लेती हूँ, let me actually write it here again, this is something kind of tricky. तो x of dn का मतलब d2 है तो 2n लेते हैं. तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक्सेस expand कर गया था, श्रिंक कर गया था, सो आई हैव टाइम में जो है मेरे पास सैंपल्स कम हो गए थे. ठीक है, 0 वाला सैंपल है और जो 2 वाला था ये 1 पे चला गया है. -1 है, ये -2 था, -2 आ गया 1 के ऊपर. अगर मैं इसको x of n प्राइम कर रही हूँ, where n prime is 2n,
तो इसका क्या मतलब है, n प्राइम में आई एम एक्चुअली डूइंग दिस थिंग कि मैं हर मल्टीपल ऑफ d के ऊपर, यानी मैंने जो एक्सेस है उसको अगेन रीस्केल कर दिया है. सो आई एम गेटिंग दिस, ये जो 1 के ऊपर मेरे पास था, दिस इज गोइंग एट 2, और यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली 3 पे 0 आ जाएगा, और अगर 4 पे कोई 2 पे कोई सैंपल होता तो वो 4 पे चला जाता. या इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली x इंटरमीडिएट ऑफ n प्राइम. ओके, तो यहाँ so what I have done here is I have actually placed the value of x इंटरमीडिएट n प्राइम. इसमें 1 over d से डिवाइड 1 over d से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके साथ मेरे पास ये जो वैल्यू है ये x इंटरमीडिएट d प्राइम की वैल्यू, आप ये देखें, ठीक है, ये आ जाती है. और इसको मैंने फिर जस्ट रीअरेंज किया है, और रीअरेंज करने के बाद देखें अब जो x n में मेरे पास जो ये आ रहा है पूरे का पूरा, this is actually equal to Fourier transform of x of omega minus 2 pi k over d. ठीक है, और एट द एंड मेरे पास जो टोटल y ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज एक्चुअली this one. So now let me just erase these figures and try to plot the spectrum की क्या हो रहा है अगर मैं एस्टिमेशन कर रही हूँ तो. जी, so what is actually happening, let's suppose के okay, let me just make some more space. Let's suppose कि हम d को 2 ले रहे हैं. Okay, we start with the same, और ये मैं भी यहाँ नहीं लिखती, let me just, we start with the same thing जैसे हम कंटिन्यूस में किया था. हमारे पास ये है जिस तरह हमने अप सैम्पलिंग में किया था. कंटिन्यूस टाइम में लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सिग्नल है, दिस वन माइनस b से d तक, दिस इज x ऑफ a f, 1 है और f आ गया है. अच्छा, डिस्क्रीट में गए, और इस केस में लेट मी अगेन प्लॉट बिटवीन माइनस पाई बाई 2 पे एक मैं माइनस 2 पाई पे कर रहा हूँ कि एक 0 वाला ही मैंने ले लिया है, और दूसरा 2 पाई पे ले लिया है. ठीक है, और स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने यहाँ तक तो वही है जो कि हमने वहाँ पे किया. तो ये 0 पे है. नाउ दिस इज एक्चुअली 2 पाई b ओवर b नहीं लिखा जा रहा, 2 पाई b ओवर f ऑफ s, और यहाँ पे माइनस 2 पाई हो जाएगा, वो नहीं मैं लिख रही, और इधर कहीं यहाँ पर पाई होगा. ठीक है, दिस इज x ऑफ ओमेगा, ओमेगा में चली गई. अब नाउ लेट्स सपोज कि d इज इक्वल टू 2. तो इसका क्या मतलब होगा, आई हैव एक्चुअली y ऑफ ओमेगा जो है, राइट इट हियर, y ऑफ ओमेगा जो है इट विल बी इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 0 to 1, 1 by 2, ये 1 तक जा रही है समेशन x of omega minus 2 pi k by 2. So it will be equal to 1 over 2 x of omega by 2 plus 1 over 2 x of omega minus 2 pi by 2.
सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैं दो स्पेक्ट्रम्स को ऐड कर रही हूँ। एक वो है जो कि स्प्रेड हुआ हुआ एक्स ऑफ ओमेगा बाय 2, और दूसरा वही स्प्रेड हुआ वाला शिफ्टेड बाय 2 पाई। तो आई विल जो मेरे पास y ऑफ ओमेगा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक तो मेरे पास ये है एक्सेस जो है आपके पास, इट विल बी एक्चुअली जो भी हमारे पास ओमेगा एक्सेस है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो स्पेक्ट्रम स्प्रेड हुआ है इस तरह हो जाएगा। ये 2 पाई वाला जो है इट विल गो टू 4 पाई, और ये -4 पाई पे आ जाएगा। और साथ साथ जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है आपका मैग्नीट्यूड जो है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये भूल जाती हूँ हमेशा, 1/t था, सो 1/2t आ जाएगा, या 1/dt विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/t प्राइम, क्योंकि हमने देखा था कि t प्राइम इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो यहाँ स्केलिंग हमने मैग्नीट्यूड की तो नहीं करनी होगी, वो हमारे पास आ गया। लेकिन अच्छा, एक तो ये कॉपी है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये किसकी कॉपी है? दिस इज 1/t prime इसका मैग्नीट्यूड है, and this is x of half x of omega by 2, और दूसरी क्या कॉपी होगी? यही होगी शिफ्टेड बाय 2 पाई। तो इसका मतलब है 0 जो है वो 2 पाई पे आ जाएगा, और फिर आगे इस तरह से कॉपीज बन रही होंगी, और यहाँ पर जो है वो -2 पाई पे भी एक कॉपी आ जाएगी। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कब करती हूँ, then what will happen? Okay, so this is actually half of x omega minus 2 pi by 2, ओमेगा एक्सेस ही है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पे, -2 पाई, एंड सो आपके पास हर 2 पाई के मल्टीपल पे कॉपीज आ जाएंगी 1/t प्राइम, ये y ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब इसमें मसला क्या है? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 से, क्योंकि पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। तो इट विल बिकम 4 पाई b ओवर f of s, और ये क्या है? दिस इज 2 पाई माइनस 4 पाई b ओवर f of s। अब आप देखें, अगर ये वाला जो एज है, ये वाला, ये इतना आ जाता है, यानी अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि मेरे पास ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो इस केस में एलियासिंग का चांस है, जो हमारे पास उस केस में नहीं था। अब सैम्पलिंग के केस में क्योंकि श्रिंक हो रहा था, इसमें एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स आपके पास नो एलियासिंग के लिए क्या कंडीशन है? नो एलियासिंग के लिए वी हैव 4 pi b over f of s needs to be less than or equal to 2 pi minus 4 pi b over f of s। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यहाँ से मेरे पास जो कंडीशन आ जाती है वो ये आ जाएगी कि 4 f of s by 2 should be greater or equal to 2b, should be greater than or equal to 2b, और यहाँ पे what is this 2? This is actually d. So it means कि in general क्या कंडीशन है कि f of s by d should be greater than or equal to 2b, which means कि आपके पास कट ऑफ जो था उसको you need to make sure कि f of s is not 2 by b, बल्कि f of s divided by the down sampling factor is greater than 2 by b, or in other words
अगर ऐसा नहीं है तो एलियासिंग हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ऐसा हो, हम क्या करते हैं कि डाउन सैम्पलिंग में पहले एक प्री फिल्टर लगा देते हैं जो कि मेक श्योर करता है कि कट ऑफ जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर है, इससे आगे नहीं जा रहा। तो ओवरऑल हमारे पास ये होता है जो डाउन सैम्पलिंग होता है कि वी हैव अ प्री फिल्टर जो कि पाई बाय डी का कट ऑफ होता है और उसके बाद हम डाउन सैंपल कर रहे हैं। इसकी वजह से एलियासिंग मेक श्योर की एलियासिंग नहीं हो रही है। और एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब इस केस में देखिए हमें आगे कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम इससे दोबारा से टाइम कंटिन्यूस डोमेन में जाना चाहेंगे तो जो कॉपीज़ हैं हमारे पास, हम अगेन इसको जो है, ये जो टी प्राइम हमारे पास ऑलरेडी आया और टी प्राइम ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम वन ओवर टी प्राइम आया हुआ है, तो हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम फिल्टर होगा, लेट मी मेक इट हियर, जगह यहाँ पे नहीं है तो लेट मी मेक इट हियर। तो हम सिंपल अगर उसको टी प्राइम गेन रख दें और माइनस पाई से पाई तक ले लें, क्योंकि कॉपीज तो 2 पाई पाई है ना, माइनस पाई पे तो नहीं है। तो इट मीन्स कि माइनस पाई से पाई तक अगर आप लेते हैं तो इट विल जस्ट कंटेन दिस सेंटर कॉपी, बाकी तमाम के तमाम ड्रॉप हो जाएंगी। तो इसमें आपको पोस्ट फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्री फिल्टर लगाने की जरूरत होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन सैम्पलिंग। ओके, सो दिस एक्चुअली एंड द डाउन सैम्पलिंग और डेस्टिनेशन। और इसके लिए थोड़ा सा कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जो कि मित्रा की बुक से मैंने लिया हुआ है। ये कोड आपको मित्रा और ओपनहाइम दोनों की बुक्स जो है वो आसानी से उनकी सॉफ्ट कॉपीज मिल जाती हैं। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड दैम, एंड आई वुड एडवाइस कि इस कोड को ट्राई करके देखिएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड यू शुड be able to understand कि डाउन सैम्पलिंग में क्या होता है। प्ले विद दिस कोड by changing different factors. So we will stop here now. We today we talked about up sampling हमने कंप्लीट की है, डाउन सैम्पलिंग हमने की है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अगर आप नॉन इंटीजर रेशियो से चेंज करना चाहें सैम्पलिंग रेट तो फिर क्या होता है। अभी हम ये देख चुके हैं कि एल और डी हमारे पास अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग दोनों जो थे वो इंटीजर फैक्टर थे। ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ, एहतियात कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।